और अब खबरें तफसील से। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अब मरकज़ी हुकूमत की कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल पर रियासत में तरक्की हो और आम लोगों तक सरकारी स्कीम्स का फायदा पहुंचे, और इसके लिए बाकायदा सरकार पंचों और सरपंचों को खास तवज्जो दे रही है। पंचों और सरपंचों के जरिए रियासत के लोगों के लिए चलाई जा रही स्कीम्स का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे, इसकी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 40,000 पंचों और सरपंचों के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाली है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मरकज और रियासत के पंचायती राज महकमों की मदद ली जाएगी। इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान पंचों और सरपंचों को मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मंसूबों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान बताया जाएगा कि सरकार की जानिब से चलाए जा रहे इन मंसूबों से आम लोगों को क्या फायदा पहुंचने वाला है। पंचों और सरपंचों को आईपीसी के कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में अब तक आईपीसी नाफिज नहीं थी। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 40,000 पंचों और सरपंचों को 4 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिए जाने की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों ने हाल ही में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी और दहशतगर्दों से खतरे के मद्देनजर उन्हें बीमा कवर मुहैया कराने की दरखास्त किए जाने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंचों और सरपंचों ने 2-2 लाख रुपए के बीमा कवर की मांग की थी, लेकिन मरकजी सरकार उन्हें 4-4 लाख रुपए का बीमा कवर देने का मंसूबा बना रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 40,000 पंचों और सरपंचों को अब होम मिनिस्ट्री खुसूसी तरबियत देगी। इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में पंचों और सरपंचों के लिए इंश्योरेंस कवर 2 लाख से 4 लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है। पंचायती राज महकमा बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मरकजी स्कीमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए पंचों और सरपंचों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग का एहतमाम कर रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर में मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मरकजी सरकार होम मिनिस्ट्री बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद में लेने के बाद तरबियती प्रोग्राम के बाद फारिग करें और उन्हें अवाम की दहलीज तक पहुंचने के लिए किसी भी तकनीकी मामला सामना नहीं आएगा। देखना होगा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदे जब रियासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बाकी इलाकों में अपना रोल अदा करने जा रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री का ये फैसला कि उन्हें तरबियत दी जाएगी और लाइफ इंश्योरेंस का कवर जो है 2 लाख से 4 लाख तक बढ़ाया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि जिन नुमाइंदों ने इन्हें वोट देकर चुना हासिल किया, उसके बाद उनका फायदा जो है आम आदमी को मिल सकता है। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जानिब से सख्त हिदायत दी गई है। यूएन में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान जितना नीचे गिरेगा, हिंदुस्तान का कद उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जहर की कलम बहुत लंबे वक्त तक काम नहीं करती। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि वो कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाएंगे। It is for every country to determine its trajectory of how it wants to approach global platforms. There may be some who stoop low. Our response to them is we soar high. They may stoop low, we soar high. And what I've told you are examples of how we will soar higher. What they want to do is they call, we've seen them mainstream terrorism in the past, and what you're now telling me is they may want to mainstream hate speech. It's their call if they want to do that. Poison pens don't work for too long. We are confident that we will soar. We've given you examples of how we will not stoop. We will soar when they stoop low. सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर पर अफवाह गैंगों को करारा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर पर सुनवाई करते हुए उस इल्ज़ाम को गलत बताया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोग हाई कोर्ट से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं।
तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर पर अफवाह गैंग को करारा जवाब दिया है। दरअसल ये भी बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर पर सुनवाई करते हुए उस इल्ज़ाम को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में लोग हाई कोर्ट से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। जी मीडिया नुमाइंदे सुमित कुमार मस्जिद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर में नाबालिगों को भी हिरासत में लिए जाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट की इसी मामले में एक वकील ने आरोप लगाया था कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पाना मुश्किल है, जिस पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट भेजकर जो है खासकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी थी और आज चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, दावे जो हैं वो वकीलों के झूठे बताए गए हैं। लेकिन आज जुवेनाइल जस्टिस से एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तब भी मांगी है। आपको बता दें कि यही वो वकील है जिन्होंने पिछली सुनवाई में आरोप लगाया था कि वहां याचिका जो है हाई कोर्ट में दायर कर पाना मुश्किल है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं चीफ जस्टिस वहां के चीफ जस्टिस से बात करूंगा और हालात अगर खराब होंगे तो मैं खुद जो है वहां कश्मीर जाऊंगा। तो आज इस पूरे मसले पर जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में जवाब आया था, जिसमें सिरे से जो है इस दावे को खारिज किया गया है कि वहां याचिका दायर कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे में अब एक हफ्ते के अंदर जो है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी और ये बतानी होगी कि क्या सचमुच में हालात वहां ऐसे हैं कि नाबालिगों को जो है एक तरह से हिरासत में लिया गया है और हालात ऐसे हैं कि हाईकोर्ट में भी याचिका दायर नहीं कर पानी है। तो इस मसले पर जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जो है सुप्रीम कोर्ट में अब एक हफ्ते में अपना जो है जवाब देना होगा कि क्या सचमुच में वहां के जो नाबालिग हैं उनको हिरासत में रखा गया है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए सुमित आपका। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुमित हमको बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से देखरेख में बात निकल कर सामने आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी पिटिशंस है वो दायर की जा सकती है, लेकिन किसी तरीके से जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो उसको गलत करार दिया गया है। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में जुमे की नमाज के बाद यहां पर इंतजामिया ने पाबंदी नाफिज करके रखी और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार गश्त करती नजर आई, साथ ही चप्पे चप्पर पर भी नजर बनाई हुई थी। आपको बता दें कि इस दौरान सब कुछ वहां पर मामूल पर देखने को मिला। हमारे नुमाइंदे सैयद तजमुल ने श्रीनगर के हालात का जायजा लिया। वादी कश्मीर एक बार फिर आज जुम्मा की नमाज के बाद हम घंटाघर लाल चौक में इस वक्त मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कि घंटाघर लाल चौक में नमाज जुमा अदा करने के बाद क्या सूरत हाल रही और फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट आज ख़ासकर शहर खास और कई एक हसास मकामात पर एक बार फिर फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी भी तरह से अगर नमाज जुमा के बाद लॉ एंड ऑर्डर में कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो किस तरह से उस सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा बाकी टुकड़ियां भी आज हस्ब मामूल उन हसास इलाकों पर तैनात रही जहां पर नमाज जुमा के बाद पुरतशद्दुद झड़पें न हों, हालात जो हैं वो बेहतर तरीके से जुमा का दिन निकल जाए, इसके लिए आज पूरा दिन जो है लॉ एंड ऑर्डर में ही रहा। ये बाईं तरफ है जो कि घंटाघर लाल चौक का एरिया रेजिडेंसी रोड की तरफ शुरू होता है। इस एरिया में भी हमने आज नमाज जुमा के बाद फोर्सेस का जो है डिप्लॉयमेंट देखा, खासकर सीआरपीएफ के खसूसी नाके लगे थे, ताहम निजी ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से आज दौड़ता नज़र आया। लेकिन उसके बाद जो दुकानें हैं आप देख पाएंगे कि लगातार दुकानें जो है बिल्कुल बंद हैं और आज भी जो है किसी भी जगह से हमने देखा कि सुबह चूँकि 10 बजे से पहले कई एक जगहों पर दुकानें खुल जाती हैं और शाम के बाद 6 बजे के बाद दुकान एक बार फिर खुलती है, लेकिन उसके बाद आज भी हमने देखा कि दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद रही और घंटाघर लाल चौक मैस और आसपास के इलाकों में एक बार फिर नमाज जुमा अदा करने के बाद मामूल का ट्रांसपोर्ट जो है, हालांकि निजी ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, निजी ट्रांसपोर्ट और वीआईपी सर्विसेज और गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं उन्हें आज अपने ड्यूटी अंजाम देने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। ये बाएं तरफ का जो एरिया है ये अमीरा कदल हनुमान मंदिर की तरफ ये एरिया जाता है और इस एरिया में भी आप देखेंगे कि माइसमा के अकब में ये एरिया वाक़या है और इस एरिया में भी नमाज जुमा के बाद डिप्लॉयमेंट के साथ साथ ऑटो रिक्शा यानी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और निजी ट्रांसपोर्ट जो है वो इक्का दुक्का चलता नज़र आया। ख़ास बात आज के जुमा की ये रही, क्योंकि ये भी कुछ ख़बरें थी कि शायद
पाबंदियां, बंदिशें यानी रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगा दी जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सड था और उतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आज नहीं थी। कुल मिलाकर दक्षिणी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, कुल मिलाकर घाटी के मुतअद्दिद इलाकों में पूरा दिन जो है आखिरी खबरें आने तक जो है पुरअमन रहा। अशरफानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, तारीखी घंटाघर, लाल चौक, श्री। गांदरबल में भी उधर सिक्योरिटी के लिहाज से पाबंदियां नाफिज रही। रोड पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आए और एहतियातन जामिया मस्जिद बिहामा और जामिया मस्जिद तौहीद चौक में जुमे की नमाज अदा नहीं करने दी गई। वहीं दूसरे इलाकों में पुरअमन तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। तो अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो मिली हैं आज, और गांदरबल में भी सिक्योरिटी के लिहाज से पाबंदियां देखने को मिली हैं। यहाँ पर भी पाबंदियां नाफिज रही। रोड की बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आए। बढ़ते आगे, जम्मू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम विलादत के मौके पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और सिलसिले में जम्मू आर्ट सेंटर में एक नुमाइश लगाई गई, जिसका इफ्तिताह बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने किया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए लगाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों पर पीएसए लगाया जाता है। रैना ने कहा कि यह कदम सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल रही इनपुट के बाद उठाया गया है। इसके अलावा रविंद्र रैना ने कहा कि हुकूमत की कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिना तासुब के एक जैसी तरक्की हो। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि मसला कश्मीर की असली वजह कांग्रेस ही है। सुरक्षा एजेंसियों के जो इनपुट्स होते हैं सरकारों को दिए जाते हैं, उस पर सरकारें कार्रवाई करती हैं। पीएसए उन पर लगाया जाता है जो देशद्रोह करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो देश को तोड़ने की साजिशें करते हैं, जो सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के जवानों को बदनाम करने की साजिशें करते हैं। जो व्यक्ति देश को तोड़ने की साजिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब की सरकार है। जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए, आतंकवाद पनपा, अलगाववाद पनपा, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की ढीली और ढुलमुल नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी तत्व हावी हुए, पाकिस्तानी आतंकवाद बढ़ा, अलगाववाद बढ़ा, हजारों बेगुनाह लोगों की जानें गई। इसके पीछे कांग्रेस है। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तो बिन पानी के जैसे मछली छटपटाती है, ऐसे कांग्रेसी छटपटा रहे हैं। कांग्रेसियों की साजिश है कि जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डाला जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पहुंचे जम्मू कश्मीर के स्पीकर बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में 35A और आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, उससे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है और पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग 70 साल से पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान सरकार ने भेदभाव किया है। अब पीओके के लोगों को भी उम्मीद जागी है और जम्मू कश्मीर को अलहदगी पसंदों से पाक किया जा रहा है। पीओके में जितनी भी जगह है, गिलगित पाकिस्तान, पीओके पुंछ, बीरपुर, बिम्बर, देवी बटाला और मुजफ्फराबाद हैं और वो असल में हिंदुस्तान का हिस्सा है और उसे हासिल करना पूरे हिंदुस्तान का अहद है। वो जो लोग हैं, लोग पिछले 70 सालों से जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनकी डेमोग्राफिक चेंज की गई है, वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, यहाँ तक कि शेलिंग होती है। आज उनकी होप्स जगी हैं कि जिस तरीके से इस जम्मू कश्मीर को लगभग जो है लिबरेट किया गया है अलगाववाद से, उसकी कोशिश हुई है, वैसे उनको भी जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए वो जो पीओके के लोग भी पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा और हमारे केंद्र नेतृत्व ने कहा है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो जो है वो हमारा जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और पिछले 1947 से जिस तरीके से उसको हथियाया गया, पाकिस्तान ने जबरन वहाँ पर कब्जा किया, उसके आधार पर प्रधानमंत्री ने कहा है। मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी बरसात का मौसम अब अपने आखिरी मरहले में है और इसके जाने के बाद से ही जानलेवा डेंगू दस्तक देने लगा है, जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है। जम्मू में डेंगू के मरीजों को अस्पताल का पहुंचना शुरू हो गया है और अब तक के आदाद शुमार की बात करें तो जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में डेंगू के 45 मुश्तबा मामले सामने आए हैं, जिनके खून की जांच कराए जाने पर 7 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है।
इससे पहले 2 साल पहले भी जम्मू में डेंगू के मामले सामने आए थे, जिसके बाद लोगों में बेदारी मुहिम चलाई गई थी और डेंगू के मामलों में भारी कमी आई थी। अभी तक हमारे पास एक तो सस्पेक्टेड डेंगू के 45 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो इनके हम फिर आगे टेस्ट भेजते हैं। जो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उसको हम कंफर्म्ड केस मानते हैं। इनमें से 7 पॉजिटिव आए हुए हैं। इसके जो लक्षण की मैं बात करूं तो इसके लक्षण ये होते हैं कि ये बुखार, बहुत तेज़ बुखार होता है। बुखार इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे को बिल्कुल जलता है बच्चा, और उसकी इस आँखों में दर्द, सिर दर्द, उल्टियाँ और बदन दर्द, इसको इतनी पेन होती है कि इसको हम ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहते हैं। और ये बुखार जो है 2 से 7 दिन रहता है। इसके अलावा पेशेंट के साथ कई बार आँखों में भी थोड़ी हो सकती है, लाली हो सकती है, और रैश आ जाती है बॉडी पे रैश होती है, ऐसे लाल रंग की रैश होगी। अगर हम उसके ऊपर एक अपना पंजा लगाएंगे तो बिल्कुल स्लैब साइन आ जाता है, इतना लालगी होती है, और दर्दें बड़ी होती हैं, और दवाई देने के बावजूद भी फीवर नहीं टूटता, और ये फीवर 2 से 7 दिन रहता है। कुछ पेशेंट जो है जो इस दौरान ठीक हो जाते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो मोस्टली जब फीवर ठीक होता है उसके 2 दिन के अंदर अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है। इसलिए मैं आपके इस माध्यम से लोगों को ये एजुकेट करना चाहता हूँ कि डेंगू फीवर का जब फीवर ख़त्म होता है उसके 2 दिन आपने 2 से 3 दिन आपने काफ़ी ध्यान रखना है अपने बच्चे का। पुंछ नगर के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले लोगों का मुतालबा है कि उनके वार्ड और नगर के बीच पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर बनने वाले सूखा कट्ठा नाला पर पुल बनाया जाए, ताकि उन्हें हर दिन नगर में आने जाने के लिए नाले के पानी से आवाजाही करने से छुटकारा मिल सके। लोगों का कहना है कि सड़क पर बहने वाले सूखा कट्ठा नाले में जहां हर दिन पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कतें होती है। मकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब नाले में पानी का बहाव तेज़ हो जाता है तो इस रास्ते पर घंटों तक सैकड़ों गाड़ियां फंस जाती है, जिससे लोगों को परेशानियां होती है। गौरतलब है कि नगर के वार्ड नंबर 1 के अलावा नगर के आसपास के कई देही इलाकों के लोगों को हर दिन इस सूखा कट्ठा नाले से होकर गुजरना पड़ता है, और जिससे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने जाने वक्त मुश्किलात होती है। हम गाड़ी पे जाते और जिसमें ट्यूशन जाते हैं, हम यहाँ पे कट्ठा पार मुश्किलात से करते। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? या फिर पुल होना चाहिए या फिर नीचे पाइप होना। कैमरे के सामने हमने बोले कि ये सूखा कट्ठा जब कट्ठा आता है, पानी बहता है इस ज़ोर से और आता अचानक, स्कूल के सारे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है। कई दफ़ा यहाँ बच्चे घंटों यहाँ खड़े रहते हैं और रहकर अपनी उस मजबूरी के कारण स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। हमारा भी यहाँ स्कूल है करीब में, जिसमें किसी भी वक्त आदमी को परेशानी हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पाइपें डालकर अगर इस पानी को डाउन कर दिया जाए या कोई पुल की सुविधा यहाँ हमें की जाए। उधर बडगाम के नीलनाग इलाके में लोग आज भी तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। इंतजामिया की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 10 साल से अस्पताल की तामीर का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ना तो मुकम्मल हो सका है, और जिसकी वजह से इलाकों के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के दौर में भी अगर कोई गांव बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम हो तो बहुत हैरानी होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से सेहत के ताल्लुक से तरह तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं। लेकिन जब नीलनाग जैसे इलाके की बात करते हैं तो सरकारी दावे खोखले नजर आते हैं। आपको बता दें कि जिला बडगाम के नीलनाग इलाके में लोग आज भी तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। इंतजामिया की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 10 सालों से अस्पताल की तामीर का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मरीजों को इलाज के लिए दूर तक का सफर करना पड़ता है। तफसीलात के मुताबिक अस्पताल की तामीर के लिए पहले ही 2 करोड़ रुपए वागुजार किए जा चुके हैं, लेकिन कामों का तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 40 लाख तक का ही काम हो पाया है। अस्पताल में ना तो दरवाजे हैं, ना वॉशरूम की सहूलत है और ना ही खिड़कियां लगी हैं। यहाँ गंदगी और भेड़ बकरियां नजर आती हैं।
हॉस्पिटल की बिल्डिंग खड़ा की गई है, उसमें कोई अमला नहीं है, स्टाफ नहीं है। यहाँ के लोगों को मुसीबत का शिकार हैं इधर यहाँ के लोग। इनको चाडोरा जाना पड़ता है, अगर कोई मामूली बीमार हो जाए, मामूली दवाई भी लानी पड़ती है तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इनकी लापरवाही की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को लेकर 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और इलाज के लिए बडगाम और श्रीनगर जाना पड़ता है। खिड़कियां न पूरा मंजिल है और न कमोड है, सब खस्ता हो गया है। उस वक्त सुना इसकी कुल तखमीना लागत 2 करोड़ आएगी और ठेका निकाला गया। पता नहीं रुपये को क्या हो गया, कहाँ गया, ये क्यों 8 साल का इसी तरह पड़ गया। अगर गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं था क्यों 1.5 मंजिल बनाया, क्यों चालू नहीं किया? न दरवाज़ा, न खिड़की, न कोई चीज़, नुकसान कर दिया। 8 सालों से इसका काम अधूरा पड़ा है। 2011 से आज तक वो बना नहीं था। जो जिस गवर्नमेंट NC गवर्नमेंट ने बनाया था, NC गवर्नमेंट के बाद जो PDP की गवर्नमेंट आई उसने भी ध्यान नहीं दी। यहाँ तो एक MLA मिनिस्टर साहब था हांजुरा का, वो भी आया था यहाँ। उसने बताया था हमें 1-2 लाख रुपए हम देंगे तो ये 1-2 कमरा हम ठीक करेंगे। जिसे अपील करते हैं मोदी जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें NC PDP वगैरह पर अब भरोसा नहीं रहा है। अब हम मोदी जी को अपील करते हैं कि यहाँ की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व की जाए। जी मीडिया से बात करते हुए लोगों ने अपनी आवाज इंतजामिया के कानों तक पहुँचाने की कोशिश की। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द से जल्द अस्पताल की तामीर का काम मुकम्मल करवाएं ताकि लोगों को मुसलसल परेशानियों से निजात मिले। जी सलाम के लिए शौकत बेग की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। गांधरबल के DDC हशमत अली खान ने इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे के ओहदेदारान के साथ मीटिंग की और मीटिंग के दौरान DDC ने महकमे की जानिब से कामों पर तफसील से जानकारी हासिल की। महकमे की जानिब से जानकारी दी गई है कि झेलम दरिया पर जारी फ्लड मिटिगेशन प्लान अब फेज 2 में पहुंच गया है और इस प्रोजेक्ट पर 106 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो अब अपने आखिरी मरहले में ये पूरा प्रोजेक्ट पहुंच चुका है और DDC ने IFC महकमे के ओहदेदारान के साथ मीटिंग की, जहां पर DDC हशमत अली खान को जानकारी दी गई है कि जितने भी कामकाज है उनको मुकम्मल तौर पर पूरा किया जा रहा है। महकमे की जानिब से जानकारी दी गई है कि झेलम दरिया पर जारी फ्लड मिटिगेशन प्लान अब फेज 2 में पहुंच गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने अपने दफ्तर में एक मीटिंग की, जिसमें महकमा जंगलात, PMGSY, PWD, महकमा तालीम और PHE महकमा के अफसरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में उन्होंने महकमा जंगलात की तरफ से क्लियरेंस न मिलने के सबब रुके हुए मुख्तलिफ कामों पर चर्चा की और जहां पर DFO मोहन चौधरी से सभी पेंडिंग पड़े हुए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं उन्होंने मुताल्लिका महकमों को भी अपनी तरफ से की जाने वाली कार्रवाई करने पर पूरी हिदायत दी है। और इस मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने बताया कि जिले में महकमा जंगलात की जानिब से क्लियरेंस नहीं मिलने के सबब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनने वाली कई सड़कें, स्कूल और PHE की तरफ से बिछाई जाने वाली पाइप की अहम पानी की पाइप लाइनों का काम रुका हुआ है।